बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक होंगे। आज का जो इमिग्रेशन सेशन है जी आपके साथ, उसमें कुछ दोस्तों के ऐसे सवालात होते हैं जो जिससे बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिलती है। मेरा मकसद भी यहाँ पे आपको गाइडेंस देना होता है, अवेयरनेस देना होता है। और डिस्क्लेमर मैं ये स्टार्टिंग में इसलिए देता हूँ क्योंकि हमें बाय लॉ यहाँ पे लीगल एडवाइस हम लोग कर नहीं सकते हैं। एडवाइस के लिए इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि जी कि आप हमारे ऑफिस से रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन हो या वो ऑफिस विज़िट का हो। तो उसमें दोनों कंडीशन में हमारा ऑफिस जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं जी हम, चूँकि कमर्शियल कंपनी हैं हम, तो इसलिए फ़ीस जो है वो हम लेते हैं। चलिए, ये पहला सवाल है जी कि ये उन्होंने कहा जी कि क्या एडीआर का जो वीज़ा है, उसमें उन्होंने बच्चे की कंडीशन भी लिखी है, लेकिन वो मेन जो उनका सवाल है वो ये है कि जो मेन एप्लीकेंट है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है। तो क्या जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप एडीआर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, एडीआर का जो वीज़ा होता है उसको कहा जाता है एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा। उसमें वो आप कह लीजिए कि कोई भी एडल्ट हो, चाहे वो पेरेंट्स हैं आपके, फादर है, मदर है, आपके अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, सिस्टर, इट कुड बी एनीवन। नंबर वन तो ये है कि आपको आपका जो रिलेशन है वो उसको आपको साबित करना पड़ता है कि वो आपके रिलेशन में हैं, ब्लड रिलेटिव हैं, चाहे वो दूर के हों या जैसे भी हों। नंबर वन। सेकंड ये आ गया कि उसके लिए जो यहाँ से जो अप्लाई कर सकते हैं, जो उनका स्पॉन्सर होगा, दैट मस्ट बी है या उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, या उनके पास जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, या उनके पास सेटलमेंट हो। इन तीन कैटेगरीज़ के अलावा अगर आप अप्लाई करेंगे, बहुत से मैं देखता हूँ कि बहुत से वकील भी शायद कह देते हैं, या बहुत से मैं वीडियोस देखता हूँ और लोगों की, वो कहते हैं कि जी आप बिल्कुल एडीआर का वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यही यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि जी कि बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अगर आप करेंगे तो वो 100% रिफ्यूज़ल आएगी उसमें। सिर्फ़ और सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है? जो जो स्पॉन्सर है आपका, उनके पास जो है वो यहाँ की सेटलमेंट का होना जो है वो लाजमी है। जब सेटलमेंट होगी तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये डिवोर्स के हवाले से भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने कहा जी कि डिवोर्स का मैटर जो है अभी तक पेंडिंग है, और कोर्ट जो है अभी केस का फ़ैसला नहीं कर रही। और उसमें प्रॉपर्टी का इशू इन्होंने लिखा है कि जी कि प्रॉपर्टी का इशू जो था, वो भी उनके हस्बैंड ने रिज़ॉल्व कर दिया है कि प्रॉपर्टी जो है वो भी उनकी मिसिस के नाम उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है। तो अभी आगे क्या है? देखिए, जिस वक्त डिवोर्स केस आप फाइल करते हैं, तो डिवोर्स का जो फाइनल डिक्री जिसको कहते हैं, डिक्री एब्सोल्यूट जो है, वो उस वक्त तक नहीं इशू होती जब तक आप उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं कर लेते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर वो उसमें बच्चों के इश्यूज़ हैं, या उसमें प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, या कोई मॉर्गेज है, या लीज़ है, या इसके अलावा जिसको फाइनेंशियल मैटर्स कहा जाता है। एवरीथिंग जो है, जिस वक्त तक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक वो डिग्री एब्सोल्यूट जो है वो नहीं मिलती। इस पे इसलिए जो एवरेज टाइम है डिवोर्स का वो 8 to 10 मंथ्स होता है। लेकिन आजकल चूँकि बैकलॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो बहुत से केसेस में जो है वो 1.5 ईयर प्लस जो है, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर के, इससे इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है जी। अच्छा जी, ये प्रायोरिटी वीज़ा के हवाले से भी आपको मैं बताता जाऊँ कि आजकल इश्यूज़ उसमें क्या आ रहे हैं। चाहे आपने प्रायोरिटी का स्पाउस वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है, आउटसाइड दी कंट्री हम बात कर रहे हैं, या आपने विजिट का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। दोनों कंडीशन में क्या है कि आजकल जो है वो आपको कहते यही हैं कि 15 वर्किंग डेज़ में केस का फ़ैसला आ जाएगा। या ये जो विज़िट वीज़ा है उसमें वो कहते हैं 5 वर्किंग डेज़ में केस का फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन बहुत से केसेस में जो है वो बैकलॉग है उनके पास, या उन्होंने कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, या उनको के पास आई डोंट नो कि क्या और इश्यूज़ हैं। लेकिन बहुत से केसेस में जो है वो टाइम ज़्यादा लग रहा है जी। और आजकल जो है जहाँ पे रिफ्यूज़ल आ रही है केसेस में, वहाँ पे वो रिफ्यूज़ल लेटर भी साथ में नहीं दे रहे हैं। पहले किसी ज़माने में हमें ईमेल आ जाती थी कि जी कि ये आपके केस का फ़ैसला हुआ है, ये इसका रिफ्यूज़ल लेटर है, या जो भी केस का। अभी एक तो
रिफ्यूज़ल लेटर की, वो बहुत से केसेस में वो ईमेल भी नहीं करते। बाद में जो है वो क्लाइंट्स को या हमें जो है वो पेड इंक्वायरी करना पड़ती है। पेड फ़ोन कॉल का तो फ़ायदा ही कोई नहीं होता। हम पेड इंक्वायरी करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फिर वो कहीं जाके रिफ्यूज़ल लेटर आता है। सो इसलिए बहुत से इस तरह के इश्यूज़ में जो है क्लाइंट जो है सम टाइम वकील के साथ वो समझते हैं जी कि वकील साहब ने पता नहीं उनको इन्फॉर्म नहीं किया, या रिफ्यूज़ल लेटर नहीं दे रहे, या वो चेज़ नहीं कर रहे हैं, या कुछ और नहीं कर रहे। सो खुदा के लिए एक तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें कि इस तरह के केसेस में एम्बेसी ने या होम ऑफिस ने ही डिसाइड करना होता है, और उसमें ये जो आप चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं ये वकील भी फेस करते हैं। हमारे अपने केसेस में भी जो है पर्सनल केसेस में भी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है। मेरे अपने एक फैमिली का ही एक केस था। खाला का मेरी मैं ही उसमें वकील, खाला भी अपनी। तो उनका जो केस था, हमने प्रायोरिटी की फ़ीस जमा कराई विज़िट वीज़ा की, और उसको भी आज आई थिंक 1 मंथ प्लस हो गया जी, और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं ख़ुद भी कॉल कर रहा हूँ, ख़ुद सारी इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि वेटिंग में है, वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए आपको भी यही मैं कहता हूँ कि सब्र जो है वो करना पड़ेगा इस तरह के हालात में। जी, ये अमीर जी ने पूछा है जी कि उन्होंने कहा जी कि मुझे टीबी टेस्ट जो है उन्होंने कहा है कि जी कि दोबारा से अपलोड करें। तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, अभी तक केस का जो है उन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो मुझे अभी क्या करना होगा? देखिए, जिस वक्त आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि कोई सा भी आप वीज़ा एप्लीकेशन जब करवाते हैं, अगर वो मोर देन 6 मंथ की एप्लीकेशन होती है तो उस पे वो टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो साथ में अटैच करना लाजमी होता है। सो सम टाइम जो है वो आप रॉन्ग सेक्शन में अपलोड कर देते हैं, या सम टाइम वैसे ही उनसे मिस हो जाता है। सो इसमें वरी वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि जी आप दोबारा से अपलोड कर दें तो आप दोबारा से अपलोड कर दीजिए। और सेकंड ये है कि वो कितना टाइम लगेगा और क्या रिज़ल्ट आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, चूँकि एक तो बैकलॉग है उनके पास, रश भी ज़्यादा है, और सेकंड ये है कि बहुत से केसेस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इसमें आपके पास ऑप्शन यही है कि आप वेट कीजिए, और अगर कोई और आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप बिल्कुल उनको सेंड करें, एंड आप जो है वो अपनी ईमेल्स या स्पैम फ़ोल्डर जो है वो देखते रहिएगा। अच्छा जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इन्होंने कहा है जी कि मुझे उनकी बातों से यही लगा है कि वो शायद या स्टूडेंट हैं या किसी और वीज़ा पे होंगे। चलिए, बहरहाल वो जिस भी वीज़ा पे हैं, उन्होंने मेंशन ये किया है कि उनका बीआरपी कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो उनके पास न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा है। तो क्या वो यहाँ से न्यूजीलैंड जा सकते हैं, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे टूरिज़म करने के बाद वापस इंडिया जाना चाह रहे हैं जी? अच्छा, देखिए, उसमें ये है कि चूँकि यूके का आपके पास बीआरपी कार्ड एक्सपायर है, तो उसे इज़ नथिंग टू डू विद न्यूजीलैंड जो है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है, ऑब्वियसली वो अगर आपका उसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास स्टिकर है, और आपने वो यूके बेस्ड नहीं लिया कि जी कि वो जैसे होता है ना, बहुत से कंट्रीज़ का ऑनलाइन वीज़ा होता है या इस किस्म के इश्यूज़ आते हैं, तो जहाँ पे आपको, जैसे टर्की का है या जैसे ये और कंट्रीज़ का है, तो उसमें आपने अपना बीआरपी कार्ड भी चेक करवाना होता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आप बिल्कुल आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। आपके पास चूँकि वीज़ा है, और वहाँ से अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपके पास ज़ाहिर है इंडिया का पासपोर्ट है, तो आप उस कंट्री के शहरी हैं, तो वहाँ पे भी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे आपके लिए कोई दोनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये पीएसडब्ल्यू के हवाले से इन्होंने कहा जी कि पीएसडब्ल्यू जो इन्होंने अप्लाई करना है, तो लेकिन पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या वो पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कोई भी वीज़ा की एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट का होना लाजमी है। सो ये तो पहली कंडीशन आ गई। अब इसमें सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट रह गया है, अब आपने पीएसडब्ल्यू की तरफ जाना है, या आपका जो पिछला वीज़ा है वो एक्सपायरी की तरफ है, एंड यू हैव अ वेरी लिटिल टाइम, शॉर्ट टाइम है आपके पास, अब आपके पास ऑप्शन बचता कोई नहीं है। सो बेटर यही है, एक तो आप किसी भी वकील से आप एडवाइस ले सकते हैं, मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। उसमें होगा क्या है कि जो आपका कवर लेटर होगा उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी होम ऑफिस को, कि देखिए मेरा जो करंट वीज़ा है वो उस सो एंड सो डेट को एक्सपायर हो रहा है। अगर मैं पहले पासपोर्ट बनाऊंगा तो पासपोर्ट बनाने के बाद जो मैं एप्लीकेशन करूंगा तो उतनी देर में मेरा जो है ये वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, मैं ओवरस्टे हो जाऊंगा,
और PSW की तरफ जाने के लिए मेरे पास टाइम शॉर्ट है। सो दैट्स वाई आई एम अप्लाइंग ऑन माई एक्सपायर्ड पासपोर्ट जो है उसी पे आप अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप जो अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन देंगे उसकी भी कॉपी साथ लगा सकते हैं कि देखिए मैं साथ में अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू भी करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप उनको क्लियरली समझाएंगे होम ऑफिस को, तो आई डू होप कि वो उसमें कोई आपके लिए इश्यूज़ नहीं आएंगे जी। लेकिन जी दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझसे मिलना चाहें तो ब्रैडफर्ड ऑफिस है जी हमारा, बारी लॉ एसोसिएट। आप अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस आ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है लीगल एडवाइस फ़ोन पे भी ले सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं जी कि आप बल्कि आज एक किसी का एक सवाल था, उन्हें कहा जी कि तुसीं वकील बड़े अच्छे हो लेकिन साढ़े तो बड़ा दूर रहिंदे हो, तो असीं किस तरह जिहड़ा ना तुहाडे नाल राबता कर सकते हो। मैं वो फिर मजाक च ही मैं उन्होंने कहा, मैं क्या हुण तुहाडे केस वास्ते मैं हुण तुहाडी गली च ते शिफ्ट नहीं हो सकता। सो एक तो ये है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप दुनिया में किसी भी कोने से हैं, आप UK में किसी भी जगह से हैं, एक तो अपॉइंटमेंट बना के फ़ोन एडवाइस ले लिया करें, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। और उसके बाद जो होम ऑफिस की फ़ीस होती है या एम्बेसीज़ की फ़ीस है वो डायरेक्ट आप उनके अकाउंट में जमा करवाते हैं, हमारी फ़ीस जो है वो आप हमारी कंपनी के अकाउंट में डाल देते हैं। सो इसलिए आजकल ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, रिमोट का ज़माना है, सो इसमें फ़ेस टू फेस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन ही हल हो जाती हैं। चलिए दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।